नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के कहर ने पूरे देश में ऐसे घाव दिए हैं जिससे उबर पाना मुमकिन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हवा से कोरोना के फैलने की बात सामने आई थी, जिसको वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से नकार दिया था। इस बीच सामने आई एक और जानकारी लोगों के लिए मुश्किलों को बढ़ा रही है, क्योंकि इंसानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद लखनऊ में पानी में कोरोना संक्रमण मिलने की खबर ने लोगों की नींद को उड़ा दिया है। दरअसल गोमती नगर में गिर रहे खदरा स्थित नाले में कोरोना वायरस मिला है। मुंबई के बाद लखनऊ के सीवर में कोरोना वायरस मिलने का यह पहला मामला है। यहां के कुछ नाले सीधे गोमती नदी में मिले हैं, तो कुछ पानी ट्रीटमेंट प्लांट में शोधन के बाद नदी में छोड़े जाते हैं। अब इस पानी का इस्तेमाल पीने में भी होता है और इस वजह से लोगों की चिंता बढ़ी है। दरअसल इसमें पीजीआई माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सीवर के पानी की जांच की गई। इसमें गोमती में गिरने वाले सीवर के पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने शोध कार्य शुरू किया। इसमें देश भर के अलग अलग शहरों से सीवर के पानी का नमूना जुटाकर जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीने वाले पानी में भी संक्रमण है? कोरोना संक्रमित पानी की आखिर हम पहचान करेंगे कैसे? संक्रमित पानी पीने से खतरा कितना है? और ये सब बात बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल है, जो कि अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362072 पर फोन करके सीधे देश के इन बड़े डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं। आपको बस सिर्फ करना इतना है कि नंबर्स पर आपको कॉल करनी है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है कोरोना से संबंधित, तो आप बेहिचक उसको पूछ सकते हैं, डॉक्टर इसका जवाब देंगे। तो इंडिया न्यूज की जो ओपीडी है उसमें आपको तुरंत जो नंबर है उस पर कॉल करना है और इंडिया न्यूज की इस मुहिम के साथ आप भी जुड़ें। कोविड या पोस्ट कोविड कोई भी तरीके की समस्या अगर आप इस समय फेस कर रहे हैं और उससे संबंधित अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज साथ में चर्चा पानी में कोरोना की भी होगी, क्योंकि लखनऊ में सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की जो पुष्टि हुई है उससे कहीं ना कहीं ये जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अब लखनऊ में जो पानी है पीजीआई के अंदर उसमें पानी के सैंपल की जांच की गई है और 3 जगहों पर ये सैंपल लिए गए हैं। अब क्या पानी में कोरोना है और अगर है तो इसको कैसे पहचाने, आज इस पर भी हम चर्चा इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में करेंगे। तो लखनऊ के पानी में कोरोना वायरस जो मिला उसको लेकर के डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, पहले आपको यह सुनवाते हैं। राष्ट्रीय एजेंसी के निर्देश के अनुसार भारत में 8 प्रयोगशालाओं में ये निर्देश दिया गया था कि वो पानी में भी कोरोना की जांच करके देखें। और ये जो पानी है ये सीवर लाइन का पानी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्च के 2020 के मेरे वीडियोस देखेंगे या मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो हमने एक उसमें चार्ट तैयार किया हुआ है कि कोरोना वायरस कहां कहां कितने दिन सरवाइव कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या सीवर पानी में अभी भी है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किया गया है। लेकिन इससे वायरस फैलता है ये कहीं प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है कि आपको लग जाए कि अरे बगल में मेरा नाला बह रहा है तो इसमें तो वायरस है, मेरा बगल में घर है तो ये मुझे वायरस का संक्रमण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वायरस डिस्पोजल की नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे आप अपने घर में कूड़े को डिस्पोज करने की प्रक्रिया बनाते हैं, ये वायरस की एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसके तहत ये पाया गया है, ये संक्रामक बिल्कुल नहीं है। ऐसा दुनिया के किसी भी शोध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी को आपने सुन लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना वायरस की जो पुष्टि है वो हुई है, लेकिन उससे आपको घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इसी विषय पर हम लोग और चर्चा करते हैं, साथ ही साथ कोविड पर भी आज होगी चर्चा। आप बस फोन करें, इंडिया न्यूज की ओपीडी के साथ आप जुड़े। तो आज की इंडिया न्यूज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। 2 डॉक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ पहले करवा देता हूं। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी आपका। और डॉक्टर विपिन पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वीसी हैं केजीएमयू के। डॉक्टर विपिन पुरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज की इंडिया न्यूज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विपिन पुरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। पानी के अंदर जो कोरोना वायरस वाली बात सामने आई, इसको अगर मोटे तौर पर या हमारे दर्शक समझना चाहें, क्योंकि लोगों को तो यह लग रहा है कि हमारे घर का जो पीने का पानी है कहीं वही इससे इफेक्टेड ना हो या इन्फेक्टेड ना हो, आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसके क्या मायने समझे जाएं जो आज पानी के अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि का ये जो मामला सामने आया है, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है? मैं चाह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हम लोग ने समझा है और अच्छे से परखा है, कोरोना वायरस
पानी से इन्फेक्टेड पानी पीने से नहीं होता, ये सांस की नली से जो हमारा जो चाहे वो नॉस्ट्रल्स हैं, चाहे जब हम सांस की जो नली है उससे जो भी इन्फेक्शन एयर जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एरोसॉल से जिससे हम कहते हैं उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये खाने पीने की पदार्थों से ये इन्फेक्शन कोरोना वायरस नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अपने सभी श्रोताओं को अपने सभी आपके माध्यम से ये नॉलेज जरूर जानी चाहिए कि ये बिल्कुल भ्रम है और गलत है। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही है। मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर जो थोड़ी शंका थी या जो कोई शको शुबा रही होगी वो थोड़ी दूर जरूर हो रही होगी, लेकिन इस पर मैं और चर्चा करूंगा आपके साथ। नरेंद्र बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, एक चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते, चूंकि पानी के अंदर कोरोना वायरस, इसको लेकर के तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोविड के दौरान एक चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते आप क्या यहां पर दर्शकों को बताना चाहेंगे और विशेष ख्याल रखना क्या है पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के लिहाज से? मैं खासतौर से आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो रिकवर कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत क्या है आपके हिसाब से? आप क्या बता सकते हैं? अभी पोस्ट कोविड के जो बीमार हैं, जो कोरोना से पहले पॉजिटिव थे अब निगेटिव हुए हैं, उनको अभी 3 महीने तक बहुत ही सिंपल डाइट लेना है, तेल मसाले से बचना है, गुनगुना पानी पीना है और स्टीम इन्हेलेशन, सादे पानी का भाप दिन में 3-4 बार लेते रहना है। फिजिकल वर्कआउट धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है, अचानक ही जर्क में नहीं करना है। अपना SpO2 लेवल भी मॉनिटर करते रहना है समय समय पे। ये सामान्य लोगों के लिए है, और जो लोग ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं उनको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर भी समय समय पे मॉनिटर करते रहना होगा। रही अगर चलने पे सांस वगैरह उनकी फूल रही है या खांसी आ रही है तो उनको ठीक होने के बाद, अगर उन्होंने पहले HRCT सीने का नहीं कराया है तो एक करा के अपने नियरेस्ट जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, चेस्ट फिजिशियन हो, उनको एक दिखा के सलाह लिया जाना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं और मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सवाल है, लोग इसको बार बार पूछते हैं। मैं चाह रहा हूं कि शुरुआत में ही आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें। लोग ये पूछते हैं क्योंकि एक तरफ तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, दूसरा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर ये कहता है कि ठीक है, अब आपको ये प्रोटोकॉल है इनका पालन करना और उसके बाद आप आराम से अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको आप जी सकते हैं। लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक वो अपना ख्याल इस तरीके से रखें, जिसमें आपने बताया कि अपना ऑक्सीजन लेवल आप चेक करते रहें, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप उसको मॉनिटर करें, शुगर वाले अगर पेशेंट हैं और कोविड से रिकवर हुए हैं तो उसको भी मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये सब कितने दिन तक इस प्रोटोकॉल का हमको पालन करना है, कितने दिन तक हम इन सारी चीजों को बड़ी बारीकी के साथ ऑब्जर्व करते रहें, ये वो समझना चाहते हैं। ये पोस्ट कोविड जो हम लोग बोलते हैं, ये 3 से 6 महीने तक प्रॉपर रिकवरी आती। किसी किसी को 3 महीने में आ जाती है, किसी को 6 महीने तक। ज्यादातर लोगों को 3 महीने तक में प्रॉपर रिकवरी आ जाती है। तो इसके लिए टू पर्सन वेरी करेगा कि किसको 1 महीने में, 2 महीने में, ये 3 महीने का वो देखा गया है। 3 महीने में सब कॉमनली ज्यादातर लोगों को रिकवरी आ जाती है कि उनको सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सबसाइड हो जाती हैं, वीकनेस ठीक हो जाती है, खांसी वगैरह ठीक हो जाती है, सांस की दिक्कत ठीक हो जाती है, उनका शुगर वगैरह लेवल भी पहले जैसा कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए हम लोग मानते हैं कि इसके लिए केवल एहतियात 3 महीने तक को करने की जरूरत है उनको। उसके बाद हमें नहीं लगता कि अगर कोई दिक्कत है तो मॉनिटर करते रहेंगे। कुछ लोगों को 6 महीने तक भी उनको आवश्यकता पड़ती है उसको दिखाने की। कोई कंप्लेन अगर होती है तो वो स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद उसको ठीक हो सकते हैं लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए नरेंद्र जी, आपने ये कहा क्योंकि स्पेसिफिक और ये पेशेंट्स पर अलग अलग तरीके से ये एप्लीकेबल है, तो मैं इसको भी समझूंगा कि किस किस पेशेंट को क्या क्या और विशेष सावधानियां रखनी है। लेकिन डॉक्टर विपिन पुरी जी, मैं आपका रुख करता हूं, क्योंकि अभी आपने शुरुआत में कहा कि देखिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी के थ्रू या फिर किसी और तरीके से ये वायरस हमको इफेक्टेड करेगा। लेकिन इससे पहले हवा से ये वायरस फैलने की बात आई, अब पानी के अंदर भी एसजीपीजीआई के अंदर जो नमूने परीक्षण के लिए लिए गए, दरअसल इसके पीछे का मकसद क्या था, और अगर वायरस की पुष्टि पानी के अंदर है तो ये हमको इन्फेक्ट कैसे नहीं करेगा? थोड़ा सा इस विषय को और अगर विस्तार से आप समझा पाएं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप इस बीमारी का पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस अगर आप समझें, तो ये वायरस एरियल रूट से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके जो एल्वेओलर सेल्स होते हैं वहां पर जाके उसमें अटैच हो जाता है। उसमें जिसमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उससे जाके वो अटैच हो जाता है और उससे वो एंट्री लेता है आपकी बॉडी में। वायरस जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इसकी पैथोजेनेसिस नहीं समझी गई है, तो ये इसका रूट ऑफ एंट्री इज सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है। इसलिए ये तो अगर आप इसको ग्रो करते हैं पानी में, इसका क्या रेलेवेंस है ये अब समझना पड़ेगा हमें। बट अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है। एंट्री जो होती है बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आपने जो कहा कि कुछ स्पेसिफिक जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ अलग अलग तरीके से इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, तो विशेष सावधानी क्या बीपी, शुगर या हार्ट के पेशेंट, या इसके अलावा कुछ और सलाह भी आप देना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो कि किसी क्रॉनिक डिजीज से इससे पहले बीमार रहे हैं, उनको इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, और वो कैसे अपना विशेष ख्याल रख सकते हैं अगर वो रिकवरी के मोड में है तो? जैसे सांस के मरीज हैं, उनको COPD वगैरह पहले से है तो अपनी दवाएं प्रॉपर वे में लेते रहेंगे। कुछ ही को सांस की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनको दवा की डोजेज बढ़ाया जाना चाहिए होता है। और हम लोग CT, जिनकी सांस की दिक्कत पहले कोई दिक्कत नहीं रही है, सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, और उनको अगर कोरोना काल के बाद निगेटिव होने के बाद सांस फूलना शुरू होती तो हम लोग पहले CT करा के देखते हैं। उनका कोविड सीवियरिटी स्कोर देखा जाता है, उनमें उसको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस वगैरह कितनी हुई है, फिर उसको दवा चला के सिंपल दवाओं पे ही रखा जाता है। 1.5 महीने के बाद उनको फिर एक बार CT कराया जाता है। ये देखा जाता है कि पहले से उनकी जो ILD थी, वो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के जो फीचर थे वो पहले से कम हो गए हैं, तब उनको उस लाइन पे नहीं दिया जाता है। सामान्य दवाओं से ही उनको ठीक हो जाते हैं। अगर उनके फीचर जो CT सीवियरिटी स्कोर पहले से बढ़ गए होते हैं, तब उनको हम लोग इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की लाइन पे आगे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम है। जनरल पब्लिक को इससे कुछ भी परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी सामान्य दिनचर्या, जो सामान्य एहतियात हम लोग बताते हैं पोस्ट कोरोना में, उसको फॉलो करते रहें। ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल जो टर्म्स हैं, इनके किसी में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग बताते हैं वो गर्म पानी, गुनगुना, गर्म मतलब गुनगुना पानी 2.5 से 3 लीटर 24 घंटे में जरूर पिएं। दिन में 3-4 बार सादे पानी का भाप लें। हरी साग सब्जियां लें। ठंडी और खट्टी चीज़ों से बचें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह वो करें। फिजिकल वर्कआउट में बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज शुरू में न करें। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो धीरे धीरे फिजिकल वर्कआउट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी स्टेमिना के हिसाब से। चलिए डॉक्टर विपिन पुरी जी, अब थोड़ा सा और मैं कुछ और विषय भी आपसे जरूर समझना चाहूंगा। एक तो आजकल हम लोग देख रहे हैं
पोस्ट कोविड वाले जो ज्यादा पेशेंट हैं, हालांकि डॉक्टर्स बार बार इस बात को बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस ये पहले से ही एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन इस समय क्या वजह है कि ये ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है, इसको महामारी भी घोषित किया गया, इन सब के पीछे वजह क्या? और अब ब्लैक फंगस के साथ फिर व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये जो सारी चीजें इसके साथ रिलेट होती हुई दिख रही हैं, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे के रीजन क्या है? अगर आप इसको थोड़ा समझा पाए और क्या इसके बारे में और बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को, कैसे इससे अपना आपका वो बचाव करें, क्या ख्याल रखें? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इसको बोला जा रहा है, तो जो ये बीमारी जो इससे सामने आई है, उसका जो बैकड्रॉप है, बेसिकली ये उन मरीजों में हो रहा है, देखा गया है कि जिनमें डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कोई कैंसर है, जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको दवाइयां लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, और तीसरा जिनको कोविड की प्रॉब्लम हुई हो, जिनको जहां पर उनको ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया हो। तो ये कुछ बैकड्रॉप है जिसमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एक तीसरा पहलू है, जहां पर तो ये जो बैकड्रॉप में जिन मरीजों का इलाज, कोविड का इलाज हुआ है, स्टेरॉइड्स, हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स, ये डायबिटीज मेलाइटिस अनकंट्रोल्ड, और जिनको ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ये है एक ट्रायड जिसे हम कहते हैं, और जिनको ऑक्सीजन, अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिली है, अगर जो उसका जो हम पानी जो जिसपे से वो ऑक्सीजन जाती है, अगर वो साफ नहीं है, तो ये एक कुछ पैथोजेनेसिस, फंगल इन्फेक्शंस का समझा जा रहा है। और भी कई रीजंस हैं, और भी कोई हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं जो बताए जा रहे हैं, बट मैं समझता हूं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। बट ये हमारे पास केजीएमयू में, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल में बहुत मरीज आए हैं, करीब 154 मरीज आ चुके हैं आज तक जी। म्यूकोरमाइकोसिस के। ये जो आप डिफरेंट बोल रहे हैं, व्हाइट फंगस और येलो फंगस और ब्लैक फंगस, ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक सिर्फ हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, बिकॉज जो सो कॉल्ड ब्लैक फंगस है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, एंड इसका जो कुछ पिगमेंट, कुछ जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो काला दिखता है, तो उसको ब्लैक फंगस बोला गया। और सिमिलरली व्हाइट फंगस इज एक्चुअली कैंडिडा इन्फेक्शन जो होती है, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो थोड़ा सा आई थिंक मिसकंसेप्शन है कलर्स का, बट मैं बेसिकली अगर ये हमें समझना है कि ये सब एक फंगल इन्फेक्शंस है, एंड फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं उन मरीजों में। लेकिन डॉक्टर विपिन पुरी जी, तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से समझ लें कि ये ब्लैक फंगस के साथ ही जुड़ा हुआ, मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसको अलग अलग तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये कोई अलग तरीके की कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमको प्रिकॉशंस वही रखने हैं, ध्यान वही रखना है जो हमको ब्लैक फंगस के दौरान जिन चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है। एब्सोल्युटली सही बोला आपने। बेसिकली फंगल इन्फेक्शंस हैं, एंड फंगल इन्फेक्शंस क्यों होती हैं, मैंने जैसे कि इसकी व्याख्या, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इन स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे हमें मालूम है 6 मिलीग्राम्स ऑफ डेक्सामेथासोन नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है पर डे। हमने देखा है कि कई मरीजों को इससे 4-5 गुना ज्यादा इसको स्टेरॉइड्स दिया गया है। अब दिया गया है, हम इसका आंसर नहीं दे सकते, बट द पॉइंट ये सच है कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल ही मतलब अपसेट हो जाता है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर निधि पांडे जी जुड़ रही हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर निधि पांडे जी आपका। डॉक्टर निधि पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया, विपिन जी ने, लेकिन मैं आपसे भी थोड़ा और समझना चाहूंगा, पानी के अंदर कोरोना वायरस की जो पुष्टि का मामला सामने आ रहा है, दरअसल ये क्या है? लोग थोड़ा सा इसको समझना चाह रहे हैं, अगर आप भी बता पाएं इसको। जी, पेशेंट के स्टूल से और जो अभी डेड बॉडीज को क्रिमेट किया जा रहा है पानी में, उसकी वजह से कहीं कहीं ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस मिले हैं।
लेकिन कोरोना वायरस जैसा हम सब जानते हैं एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ही इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो पानी के थ्रू इन्फेक्शन फैलाएगा या नहीं, ये अभी इसके ऊपर शोध होने बाकी है। अभी शोध चल रहे हैं जो कि ये प्रूव कर सके कि पानी से कहीं कोरोना, हाँ, लेकिन इन्फेक्टेड बॉडीज हैं, अदर वाटर बॉर्न डिजीजेस और अदर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस तो बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन पानी के थ्रू कोरोना वायरस फैलेगा ये अभी तक कोई भी, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इनके ऊपर अभी हमारी रिसर्च ये नहीं कह पा रही है कि पानी के थ्रू कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है, बिकॉज ये एक रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि पानी के थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन निधि जी, क्या कोई और रीजन हो सकता है? चूंकि आपने कहा चूंकि अभी इस पर रिसर्च बाकी है, इस पर अभी आप लोग रिसर्च कर भी रहे हैं, लेकिन ये संभव तो है कि इससे और तरीके की डिजीज हो सकती है, इसलिए अवेयर तो कम से कम लोगों को रहना ही चाहिए। अनट्रीटेड वाटर है, कुछ जगह जो लोग हैं गांव के जो पेरीफेरीज में रहते हैं जो अनट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं, ये इन्फेक्टेड बॉडीज हैं, इन्फेक्शन है, इनसे वाटर के जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और बीओडी सीओडी बढ़ रहा है, जिससे वहाँ पे रहने वाली मछलियों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। पानी की क्वालिटी खराब होगी, जिससे कि जो लोग उस पानी को अनट्रीटेड ले रहे हैं उनको बहुत सारे अदर इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस हैं, जिससे कि कोरोना फैले। ये तो अभी शोध का विषय है, लेकिन अदर महामारी, जो अन्य महामारी है वो फैल सकती है, जो कि पानी के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकती है लोगों में। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है कि इस तरीके से किसी भी संक्रमित शव को पानी में बहाया जाना बिल्कुल ही गलत। चलिए, ये आपने बढ़िया बात बताई है, लेकिन इससे भी अब बचने की आवश्यकता, और वैसे भी लोगों को स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए, यह हिदायत तो सभी डॉक्टर्स पहले से भी देते रहे हैं। आप डॉक्टर नरेंद्र बहादुर जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक दर्शक हैं विकास, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, मैं चाह रहा हूं कि आप ही उनकी शंका का समाधान कर दें। वो ये कह रहे हैं कि मैं रिकवर हो चुका हूं, मुझे लगभग 18 दिन हो गए हैं रिकवर हुए क्या मुझे अभी कोई ऐसा टेस्ट कराने की आवश्यकता है जिससे मुझे पता चले कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं? एक चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, अगर वो निगेटिव आ चुके हैं, अगर कोई उनको सिम्टम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कोई भी टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, सीने में कोई दिक्कत, टाइटनेस, या चलने फिरने पे सांस फूल रही है, या गले में कुछ हल्का फुल्का खराश है, या थोड़ी बहुत थकान मालूम पड़ती है, तो उनको चेक कराना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल भी कोई चेक कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर जी, एक चीज और मैं फिर से मैं ऐड करना चाहूंगा, खासतौर से अभी चूंकि इससे पहले जब चर्चा हो रही थी तो बात इस बात की भी हुई कि पोस्ट कोविड एक तो बहुत सारी चीजें ऐसा है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, दूसरा ये है इम्यूनिटी को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे दौर में जब आप रिकवरी के मोड में हो? आपने ये भी बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना है, 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं कुछ पेशेंट्स के लिए, आपने स्पेसिफिकली ये बताया, लेकिन इम्यूनिटी को लेकर के जब लोग कंसर्न हो रहे हैं तो ऐसे में आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं इम्यूनिटी को लेकर के? वो क्या करें, क्या बताएंगे आप? एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका कहीं बाहर नहीं मिलता है, हमें अपने अंदर ही खोजना है। जस्ट हमें चीयरफुल हमेशा होना है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि अगर कोई छोटा बड़े से कुछ टाइम वेस्ट करता है तो बड़ा उसको बोलता है कि खुश रहो, प्रसन्न रहो, उसको बलवान हो जाओ, धनवान हो जाओ विश नहीं करता था। तो खुश रहने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर आदमी खुश रह रहा है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये तो हो गई ऑफ द ट्रैक हुआ मेरा। तो लेकिन अगर हम उसको खाना पीना, सादा भोजन, हरी सब्जियां, साग वगैरह जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं फ्रेश और ले रहे हैं, तो समय समय पे, ये नहीं कि हम अपने जहां पे रह रहे हैं, जहां पे लिविंग प्लेस के सराउंडिंग में 100 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो फल या सब्जी उत्पादन हो रहा है उसका ही सेवन करें। ये नहीं कि फॉरेन कंट्री का कोई फल या फॉरेन की कोई वेजिटेबल्स लेंगे तो बहुत हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जहां पे हम रह रहे हैं उसके 100 किलोमीटर के आसपास में जो भी
वेजिटेबल या फ्रूट्स हो रहे हैं उनका ही सेवन करें। वो हमारे लिए हर रूप में फायदेमंद हैं। उनसे हमारी डाइजेशन भी ठीक रहेगी, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हमारे लिए वो कमजोरी वीकनेस सब वो ठीक करेंगे वो। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि आज के दौर में लिए लोगों को ये लगता है, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया, लोगों को लगता है फैंसी फ्रूट्स या फिर वो जिनको बाहर के फल आप बता रहे हैं उसको खाने से शायद उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। इस पर भी लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपने जो बात बताई है इस पर लोग जरूर ध्यान देंगे, और ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई। डॉक्टर विपिन पुरी जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आपसे भी रिलेटेड एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ शुगर वाले पेशेंट या वो क्रॉनिक शुगर वाले पेशेंट ही इसकी जद में आ सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ख्याल अपना रखना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स तो ज्यादातर लोगों को दिए गए हैं। ऐसे में क्या सिर्फ शुगर वाले कंसर्न करें या और लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है? क्या बताएंगे डॉक्टर विपिन पुरी जी? हाँ, देखिए, ज्यादातर जो मरीज हैं वो डायबिटिक्स हैं, शुगर वाले मरीज हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉन डायबिटिक्स में म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो रहा। नॉन डायबिटिक्स में भी हमारे पास कुछ मरीज आए हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, बट उनको म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हुई है। तो आपका ये पूछना बिल्कुल सही है कि नॉन डायबिटिक्स में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। कई लोग ऐसे भी नजर में आए जिनको कोविड की प्रॉब्लम भी नहीं हुई, उनको कोविड की प्रॉब्लम भी नहीं थी, उनको डायबिटीज भी नहीं थी। नहीं, डॉक्टर विपिन पुरी जी, मैं बिल्कुल इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि हरियाणा का ही ये केस है। मैं अभी 1-2 दिन पहले कहीं पढ़ रहा था, एक पेशेंट जिसको ना तो कोविड हुआ, ना तो उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ, ना उसको डायबिटिक है। क्या ऐसे लोग भी, तो फिर ऐसे में जो लोग स्वस्थ हैं, क्या उनको भी कंसर्न रहना है ऐसे समय में, ध्यान रखना है उन सारी बातों का, जो बातें आप लोग बराबर बता रहे हैं कि ये अर्ली सिम्टम्स हैं, इस पर आप फोकस करें? क्या एकदम स्वस्थ लोग भी इस चीज को लेकर कंसर्न रहे अभी इस दौर के अंदर? डॉक्टर विपिन पुरी जी। जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसका जो एक ट्रियाड है, एक मैंने बताया था आपको कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, उनको फंगल इन्फेक्शंस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उनको डायबिटीज हो, जरूरी नहीं है कि उनको स्टेरॉइड्स हो, बट बिकॉज वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग होते हैं, कैंसर के जो मरीज हैं, आपने अगर कैंसर ओपीडी में आप देखें, उनको बहुत कॉमनली उनको फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, एंड हम उनको हमेशा उनकी ये देखते रहते हैं कि उनको इस तरह की कोई एटिपिकल फंगल इन्फेक्शंस ना हो जाए। तो ये जो आप सबसेट बोल रहे हैं, ये वो मरीज हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको कोविड नहीं हुआ, बट उनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उनको फंगल इन्फेक्शंस, किसी तरह की फंगल इन्फेक्शंस हो सकती है। डॉक्टर निधि पांडे जी, मुझे ये बताइए, चूंकि हालांकि इससे पहले भी वाटर बॉर्न डिजीज को लेकर के आप लोगों के पास तो पूरा रिसर्च है, स्टडीज भी हैं, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब कोरोना तो वैश्विक महामारी है, जाहिर बात है पहली बार आया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग अभी भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्या ये लग रहा है कि इस तरीके की चीजें अगर हैं तो अभी से अलर्ट मोड पर तो कम से कम चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बनी या पानी के सहारे जो इस समय हम लोगों ने देखा कि जो तस्वीरें सामने आ रही थी, क्या अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं कि कम से कम अभी से हम लोग प्रिवेंटिव तौर पर अगर काम करने लगे, तो रिसर्च आप लोग तो अभी कर ही रहे हैं, आगे जो नतीजे आएंगे उसके लिए हम तैयार रहें, लेकिन फिलहाल प्रिवेंटिव तौर पर अभी हमको बहुत कंसर्न रहने की जरूरत है। पीने का पानी हो, चाहे नहाने का पानी, या फिर जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर लें या शुद्ध होना बहुत जरूरी है इस दौर के अंदर। निधि जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला हमारा मॉनसून का सीजन है, उस समय और भी बहुत सारे फंगल और अदर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस और ज्यादा ग्रो करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आगे आने वाले मौसम में। तो इस समय अगर हम अपने पानी की शुद्धता और इन चीजों पर अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोरोना के साथ साथ अन्य इन्फेक्शन की बहुत सारे वायरल और अदर इन्फेक्शन भी फैलेंगे, जिनके की सिम्टम एक जैसे होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है या किसी और अदर इन्फेक्शन की वजह से है, तो इससे एक पैनिक क्रिएट होगा, हमारे हेल्थ सिस्टम पर बहुत अधिक बोझ बढ़ेगा। तो जिसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम और अन्य चीजों पर, पानी की शुद्धता पर, अपने घर की शुद्धता पर, अपने शरीर की शुद्धता पर, और बाकी जो हेल्थ प्रिकॉशन है, कोविड प्रोटोकॉल है, इनका बहुत अच्छे से अनुसरण करें।
बिल्कुल निधि जी, लेकिन क्या इसमें मैं ये जोड़ सकता हूं, हालांकि ये आप मुझे बेहतर बताएंगी, क्योंकि वाटरबॉर्न डिजीज में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जापानी इंसेफेलाइटिस ये शायद वाटरबॉर्न डिजीज ही है। और क्या इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि कोरोना के भी जो फैक्टर्स हैं वो पाए जा रहे हैं पानी के अंदर, तो ये भी बड़ा कंसर्निंग है कि कम से कम अभी अवेयर हो जाने की जरूरत है, खासतौर से वो इलाके जो कि इससे इन्फेक्टेड रहे हैं पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर और अन्य इलाकों में वहां पर तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का भी भारी प्रकोप है, और अन्य कुछ इलाकों में भी। तो ये सारे कॉमन सिम्टम कॉज करते हैं ये इन्फेक्शंस, और इनके में हमें बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसी भी तरीके की अन्य लापरवाही ना बरतें, जिससे कि और दूसरे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, डॉक्टर नरेंद्र बहादुर जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा कॉमनली हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से जो कोविड वाले या पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि बॉडी एक होना या फिर बहुत ज्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करना, कोई काम अगर बहुत देर तक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उनका थक जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, या अगर ये कोई ज्यादा दिन तक खींच रहे हैं तो फिर हमको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसको और क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉमनली तौर पर भी लोग जानना और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले के जैसे वो अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी। जी जी, ये शुरू में वीकनेस, थकान और भूख में कमी मिलती है, ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक हो जाती है। यंगस्टर में ये थकान और वीकनेस जल्दी खत्म हो जाती है। ओल्ड एज या मिडिल एज में थकान वीकनेस थोड़ा लेट में रिकवरी होती है, लेकिन ये 1-1.5 महीने या मैक्सिमम 3 महीने में ये सब चीजें बिल्कुल रिकवर हो जाती हैं। अगर वीकनेस और थकान की बात है तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, अपना थोड़ा थोड़ा डाइट, हेल्दी डाइट लिया करें, बाजारू या जंक फूड से बचें, ये रिकवरी हो जाती है। इसमें अन्य कोई चीज में इससे कोई डाउट नहीं है कि ठीक नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र बहादुर जी, एक चीज और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताएं, चूंकि आपने कहा कि ये जो थकान है या ये जो कमजोरी है ये 3 से 4 हफ्तों के बीच में सही हो जानी चाहिए। अनयूजुअल ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सही नहीं है या फिर ये कुछ अनयूजुअल सा हमको फील हो रहा है, तो फिर क्या डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत ज्यादा थकान होना या फिर अगर 3-4 हफ्ते से ज्यादा ये खींच रहा है तो फिर क्या डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है तब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए होते हैं, उसमें उनके CRP चेक कराएंगे, CBC और ब्लड शुगर वगैरह चेक कराया जाता है, LFT चेक कराए जाएंगे। ये जांचें करा के हम देखते हैं कि कहीं कोरोना की वजह से अन्य ऑर्गन में कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। जो सामान्यतया ठीक हो जाना चाहिए था अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये 2 हफ्ते बाद हम लोग एक कराते हैं कि ऐसा अगर परसिस्ट कर रहा है तो अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये सारे टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर विपिन पुरी जी, एक सवाल आपके लिए आया है और एक दर्शक हैं लखनऊ से ही, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं क्रॉनिक शुगर का पेशेंट हूं, कोविड से भी मैं रिकवर हो चुका हूं, 13 दिन मुझे हुए हैं, स्टेरॉइड्स का असर मुझे कितने दिन तक रहेगा? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल अभी नॉर्मल नहीं है, इंसुलिन पर वो है लेकिन नॉर्मल नहीं है उनका शुगर लेवल। क्या उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं और वो क्या करें, वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर विपिन पुरी जी। जी, मैं समझता हूँ कि कोविड हुआ है, रिकवर कर रहे हैं, अभी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज जैसे कि आपको मालूम है, एक तो बीमारी का स्ट्रेस होता है, ये जो भी कोई इन्फेक्शन होती है हम कहते हैं हमारा एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और स्ट्रेस, उसमें हमारा वैसे ही बेसल कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। दूसरी बात, आपने कोविड में आपको मालूम है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। 2 रीजंस हैं जिसके कारण ब्लड, जैसे ही आपको कोविड हुआ, आपको इन्फेक्शन थी, आपका बेसल कॉर्टिसोल बढ़ गया स्ट्रेस रिलेटेड, और आपने स्टेरॉइड्स लिए तो आपका ब्लड शुगर में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। देयरफॉर इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ इंसुलिन कुछ दिनों के लिए धीमे आप देखेंगे कि आपकी ये जो ब्लड शुगर लेवल्स अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, डॉक्टर के सुपरविजन में, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ये ब्लड शुगर कंट्रोल आपको अपना
करना चाहिए और कुछ हफ्ते इसका करने से आप वापस आप नॉर्मलसी में आ जाएंगे। जो आपकी जो पहले जो आपकी ब्लड शुगर की जो आपका जो इलाज चल रहा था, जो आपकी जो दवाइयां चल रही थी, वो उसमें आप वापस आ जाएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। डॉक्टर विपिन पुरी जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसी के साथ आज इंडिया न्यूज के ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।